Hello students of class 10th. Now I welcome all of you in this new video. This video is about your chapter 8 of physics, that is current and electricity. Topics to be covered in this video are given here. So without taking too long, I will move to the first topic, that is introduction. So इस पार्ट में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि what does meant by a current. So current का बेसिक मतलब होता है whenever charge फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई चार्ज हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड इस फ्लो को अगर जो मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, जो क्वांटिटी हमारी रिजल्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई. ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे. अब ये करंट हमारा होता क्या है कि जितनी भी आप डिवाइसेस आजकल अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, लाइक बल्ब हो गया, सो उसमें जो भी उसके ऑपरेशंस होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, करंट. लाइक जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, सो क्या होता है कि बल्ब में हमारा एक फिलामेंट होता है इस तरह से कुछ, एंड जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया इस बल्ब को, सो बैटरी सप्लाई करती है करंट, एंड करंट की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है एंड फिलामेंट हमारा ग्लो करने लगता है. सो विच मीन्स दिस इज़ हाउ करंट वर्क्स. सो एंड करंट जिस चीज़ की वजह से फ्लो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज. सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द चार्ज इटसेल्फ. व्हाट डज मेंट बाय अ चार्ज. सो हमें ये पता है कि जितने भी हमारे मैटर है या जितने भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब किससे मिलकर बनी है, एटम्स से. एंड एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यू मस्ट हैव लर्न इन द केमिस्ट्री, देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई इन द न्यूक्लियस. सो इस तरह से कुछ हमने बना दिया. ये हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये हमारे दोनों न्यूक्लियस में रहेंगे. एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड. सो दिस इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब होता क्या है, हमें पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है सो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं. ओके, उससे पहले चीज़ हमें जानने की ये ज़रूरत है कि एक एटम में, जैसे हम सोडियम की बात करें, Na की मैं बात करूं, तो Na में क्या होता है, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z=11. सो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को. एंड प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर जो एटॉमिक नंबर हमारा 11 है, विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11. एंड एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे, सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हो जाएंगे, 11. ओके, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, -11. तो नेगेटिव कैसा चार्ज आ गया, -11. पॉजिटिव कितना आया, +11. सो टोटल चार्ज कितना हो गया, कैंसिल होकर 0. विच मीन्स एटम जो होता है इनिशियली हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. क्यों, क्योंकि उसमें हमारे जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनस. तो ये प्लस एंड माइनस मिलके एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना देते हैं, ज़ीरो चार्ज बना देते हैं. अब होता क्या है कि हमें पता है कि ये हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. जब केमिकल रिएक्शन होती है, सो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट के, वो सरफेस छोड़ के किसी दूसरे सब्सटेंस या किसी दूसरे एलिमेंट पे चले जाते हैं. सो सपोज अगर जो मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम नॉर्मली अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है. सो सपोज सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया. सो अब सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10. इसका मतलब नेगेटिव चार्ज 10 बचा. एंड प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियस में है, सो दे कैन नॉट लीव द न्यूक्लियस. सो इसका मतलब प्रोटॉन अभी भी 11 है. सो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये हो गया, प्लस का 11 माइनस का 10, विच मीन्स जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा. इसका मतलब ये हो गया कि जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. सो सिमिलरली सपोज अगर जो सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए हों, अज्यूमिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम एक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर. सो इसका मतलब अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14. बिकॉज 11 पहले थे, अभी कितने हो गए, -14. तो नेगेटिव चार्ज हो गया हमारा 14 एंड योर पॉजिटिव चार्ज इज स्टिल 11. सो व्हेन यू सॉल्व इट आउट यू गेट -3. सो विच मीन्स इस पे सोडियम हमारा कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया. सो दिस इज़ हाउ चार्ज इज़ एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये, सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट ए थी यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट ए पे अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहीं चले गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय सम मेथड टू सम अदर ऑब्जेक्ट, तो इस पे कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव चार्ज. कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज आएगा.
सिमिलरली अगर जो ये हमारी ऑब्जेक्ट बी है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ गए, बी हैज़ एक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स समवेयर फ्रॉम समवेयर, तो इस पर क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स के इज इक्वल्स टू में नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज व्हाट हैपन्स, हाउ ऑब्जेक्ट बिकम्स positively or negatively charged. So with this discussion I will move to the concept of the charge. So अब हम चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे. जो चीज़ें मैंने बताई आई हैव गिवन इन, यहाँ पे सारी वही चीज़ें रिटर्न में लिखी हुई हैं. अब डेफिनेशन क्या होगी चार्ज की? अगर जो मैं चार्ज की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज denotes excess or deficiency of electrons. Deficiency of electrons. I hope you are you will agree with my definition, जो मैंने definition दिया है. Now moving further in the topics. So concept of charge, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई जो मैंने बताया. All the materials are made of atoms which contain electric charges. Around the orbit outside of an atom, electrons have negative charge. Nucleus at the center of atom contains proton which have positive charge. An atom has equal amount of negative and positive charges which balance each other, so atom has no overall charge. Electrons do not always stay attached to the atom, can sometimes be removed by rubbing. Okay, जब इलेक्ट्रॉन हमारे रिमूव हो जाएंगे, so अगर जो इलेक्ट्रॉन हमारे कहीं ट्रांसफ़र हो गए हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड इलेक्ट्रॉन अगर जो उस पर आए हैं, एक्सेस आए हैं, तो उस पर हमारा कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग हमारे पास यहाँ से दो टाइप के चार्ज निकल के आए, टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव हो गया एंड एक नेगेटिव हो गया. नाउ हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट. ओके, चार्ज करने का मेथड यहाँ पे बताया गया है. सो देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारी, उस पर इनिशियल चार्ज कितना है, ज़ीरो है. इनिशियल चार्ज ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्ज नहीं है, बट इस ऑब्जेक्ट के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज हमारा अगर जो 5 कूलम का है, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 5 कूलम का होगा. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ये ऑब्जेक्ट का चार्ज यहाँ पे ज़ीरो दिखाया गया है, बट ज़ीरो चार्ज डज नॉट मीन इट डज नॉट हैव एनी चार्जेस. इट हैज़ चार्जेस, बट बोथ, जितना हमारा नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, सो बोथ विल कैंसल ईच अदर. नाउ सपोज फ्रॉम समवेयर आई हैव, ये हमारी एक स्ट्रिप है, उस पर नेगेटिवली चार्ज है. सो हमने क्या करा, इस स्ट्रिप की हेल्प से यहाँ पे कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र करें हैं. सो दो इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं आप यहाँ पे आ गया है, तो अब इस ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना हो गया, -2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इक्वल हो जाएगा. सो इस जैसे अब मतलब इसने, इस ऑब्जेक्ट ने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. सो अगर जो इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाएंगे तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. ओके, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो चार्ज एन ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली. पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन. सो इफ़ कंसिडर n number of electrons are added, removed from the object, then total number charge q, total charge is given by q is equals to n into e. जो total charge हमारा वो कैसे given, किस फॉर्मूले से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, q is equals to n into e, where n is the number of electrons transferred and e is the charge on the one electron. और charge on the one electron कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19. Do remember this thing and this number, because this will come regularly in your numericals. So now laws of attraction and repulsion. So हमें पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं. जैसे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हुए दिखाए गए, तो एक दूसरे से डिस्टेंस पे ज़्यादा आ जाएंगे. सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन फोर्स होता है. अगेन न्यूट्रल चार्जेस में कोई फोर्स नहीं होता है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो दोनों एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे. So these are the laws of attraction. Now our next topic is concept of electric current. So now, as I have told you earlier, that electric current basically क्या है, when charge flows in a particular direction and उस चार्ज फ्लो को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी करंट होती है. अब देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है. सो देख सकते हैं आप, हमारी एक बैटरी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है
Okay, so battery has a positive terminal. This is your positive one and this is your negative one. तो negative one का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. So negative terminal से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. So electron will flow in this particular direction. This is the direction of flow of electrons. एंड जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम करी जाती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट. सो इलेक्ट्रॉन अगर जो इस डायरेक्शन में फ्लो करें तो रेड एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा. करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो करती है. इम्पॉर्टेंट टू दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मतलब जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है. एंड इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे ये हमारा अगर जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगी. एंड अगर जो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन इधर जा रहा है, तो करंट भी उधर जाएगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है एंड प्रोटॉन की डायरेक्शन में होता है. नाउ डेफिनेशन ऑफ करंट. करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज which means if q charge flows past given point in a wire at in a time t, then electric current is given by I is equals to q upon t. एंड जो q का फॉर्मूला हमें पता है NE होता है. सो एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा NE अपॉन टी. सो सम टाइम यू विल इनकाउंटर दिस फॉर्मूला एंड सम टाइम दिस फॉर्मूला विल बी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ जब हम यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज की यूनिट हमें पता है क्या होती है, कूलाम. एंड टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड. तो करंट की यूनिट आ गई हमारी कूलाम पर सेकेंड. एक सेकेंड यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, एम्पियर. सो बोथ दीज यूनिट्स आर यूज्ड. Okay, initially I think I have left one topic, unit of the coulomb. So unit of the unit of the charge, this topic was left I think. So unit of charge हमारा हमेशा क्या होता है, coulomb. It is represented by capital C. एंड अगर जो मैं यहाँ से दूसरी यूनिट बनाना चाहूँ तो हमें पता है I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर. Q की यूनिट क्या होती है, कूलम. एंड T की यूनिट क्या होती है, सेकेंड. सो अगर जो मैं सेकंड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूँ तो कूलाम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड. सो दिस इज़ द सेकंड यूनिट ऑफ द चार्ज. सो यहाँ से चार्ज की हमारी दो यूनिट्स हो गई. एक हमारा कूलाम हो गया, दूसरा एम्पियर इनटू सेकंड. नाउ मूविंग फर्दर we will now arrive at a new topic, that is concept of the electric potential. So potential basically हमारा क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसको डिटरमाइन करती है. जैसा कि यहाँ पे एक पंप दिखाया गया है. सो पंप में हमने दो वाटर लेवल सेट कर रखे हैं, ज़्यादा से 3 वाटर लेवल्स हैं, 1 2 एंड 3. सो हमें पता है कि जो वाटर का फ्लो होता है वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, मतलब ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ. सो ज़्यादा हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है एंड कम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. सो विच मीन्स वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी. ये हमारा ज़्यादा हाइट पे है, सो यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी होगा. ये हमारा नीचे है तो ये यहाँ पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी. LP स्टैंड्स फॉर लोअर पोटेंशियल एनर्जी. सो इन द सेम वे जैसा हमारा वाटर फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, वैसे ही जो हमारे चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं. बट ये किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए. पॉजिटिव चार्ज जो होगा हमारा, जैसे ये हमारा हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किधर फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. सो दिस इज हाउ द potential is useful in determining the direction of flow of charge. So अगर जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम डिटरमाइन कर लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. तो पोटेंशियल के बारे में यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा निकल के आएगा कि पोटेंशियल इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. नाउ I will come to the definition of the electric potential. So electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं एक चार्ज हमारा जो इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, इस इन्फिनाइट के चार्ज को उठा के हम यहाँ पे लाए हैं. एंड ये वाला जो पॉइंट है किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल बी रीडिंग इन द हायर क्लासेस. इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन आई विल गिव इन द क्लास 10th. सो नाउ ये जो पॉइंट है हमारा P, इसको मैं P यहाँ पे बोल रहा हूँ. ये जो पॉइंट P है ये किसी न किसी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे. सो अब हमने क्या करा, इस चार्ज को उठा के हम यहाँ पे लाएं. सो सपोज़ ये जो पूरा वहाँ से उठा के लाने में जो वर्क डन है वो W है. सो W अपॉन Q को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P.
So again, now definition is given है work done by moving a unit positive charge. यहाँ पे मैं unit लिख दूंगा, unit positive charge particle from infinite to a point equal to the electric potential. मतलब ये है कि एक आपने ये अगेन मैं पूरा रिपीट करूँगा, दिस इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल जिसका कितना चार्ज है उस पर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस चार्ज इज़ ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट. इस प्रोसेस में जो टोटल वर्क किया गया है वो W है. सो W जो होगा वो यहाँ के पोटेंशियल के बराबर होगा. सो इन केस चार्ज हमारा 1 नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, W को चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो पोटेंशियल आएगा. So I hope definition is clear. Again, I would like to revise that potential is defined as the charge potential is defined as the work in bringing a unit positive charge from infinite to a point. Now next जो definition होगी हमारी potential difference होगा. So जैसे हमने potential करा था वैसे ही potential difference होता है. Now हमारे पास दो charged particle हैं, यहाँ पे दो रखे हैं एक ही में, सो हमने क्या करा, या ऐसे समझ लें एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने इन्फिनाइट से उठाया है, पॉइंट ए तक लाए हैं, उसी चार्ज को उठा के हम पॉइंट बी पे ले आए. सो यहाँ पे जो वर्क किया गया है वो सपोज हमारा W1 है, एंड यहाँ पे जो बी पे लाने में जो वर्क किया गया है वो हमारा W2 है. सो W1 को जब हम Q से डिवाइड करेंगे तो A का पोटेंशियल निकल आएगा, विच मीन्स VA इज इक्वल्स टू दिस, एंड W2 को जब हम Q से डिवाइड करेंगे वी विल गेट B. अब आपको क्या निकालना है, ए बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज ए बी वी बी माइनस वी ए, एंड वी बी माइनस वी ए का फॉर्मूला आपका हो जाएगा W2 अपॉन Q माइनस W1 अपॉन Q. सो दिस इज व्हाट आई हैव. अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज. हमने क्या करा, एक चार्ज Q लिया, उसको पिक किया, एंड हम पॉइंट पहले A तक लाए, फिर हम पॉइंट B तक लाए. सो A में जो वर्क डन है वो W है, सो W1 अपॉन Q आ जाएगा. जो B में वर्क डन है वो W2 अपॉन Q आ जाएगा. एंड व्हेन वी टेक डिफरेंस ऑफ दीज टू, सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो यहाँ से आई थिंक आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जब लेते हैं, पोटेंशियल्स के डिफरेंस जब लेते हैं, सपोज यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया पोटेंशियल, एंड जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो टर्म हमारा निकल के आएगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ हियर ऑल्सो आई हैव गिवन द सेम थिंग इज ए का पोटेंशियल WA अपॉन Q होगा, इसी को मैंने W1 एज्यूम किया था. यहाँ पे VB कितना हो जाएगा, W2 अपॉन Q. जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो W2 माइनस W1 आ जाएगा. दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन. आप AB भी एज्यूम करके लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ बेसिकली हमारा क्या होता है कि किसी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है एंड जितना पोटेंशियल जितना वोल्टेज हमने अप्लाई करा है, दोनों के बीच का रिलेशन बताता है. सो इट सेज दैट इफ़ फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, कोई हमारा एक वायर है, कि आई विल सपोज यू हैव अ वायर, एक हमारा वायर है इस तरह से, इसमें हमने कोई बैटरी लगा के रखी हुई है, बैटरी का वोल्टेज हमारा V है, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज़ V, एंड इसमें करंट हमारी I फ्लो कर रही है. सो ओम्स लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज डिफरेंस होगा इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द I इफ़ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम. फिजिकल कंडीशन में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा. अगेन सो नाउ यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, द करंट I पासिंग थ्रू अ कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली एज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट्स एंड्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, सो जो करंट है वो हमारे, इसको एक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V इज़ प्रोपोर्शनल टू I. अगर जो मैं दूसरी तरीके से लिखूँगा तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के. R इज़ नोन एज रेजिस्टेंस. सो जब इन दोनों को मिलाएंगे सो V I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R. दिस इज़ व्हाट आई हैव. एंड अगर जो मैंने पहले बोला था V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, सो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के आई विल यूज़ अ कांस्टेंट R,
and that constant is known as that constant is known as resistance. Resistance, and its unit is ohm. So now this figure depicts how actually a battery works. So आप समझें, ये हमारा एक वायर है एंड ये जो यहाँ पे खड़ा हुआ है ये हमारा रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ये जो यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड ये जो हमारा येलो कलर वाला कार्टून है वो हमारा बैटरी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज़ करंट। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो वोल्टेज हमारा है वो करंट बोलें या चार्ज बोलें उसको सर्किट से पुश कराता है, एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्लो को, करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। So this figure actually depicts how relation between voltage and current. voltage ज़बरदस्ती क्या करता है, करंट को, करंट बोलें या चार्ज बोलें, वायर में फ्लो कराता है, एंड वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट फ्लो को अपोज करता है। ओके, सो दिस इज वॉज सो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस का मतलब समझ आ गया। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर ड्यू विच opposes the flow of the current from the wire. Now experimental setup for the Ohm's law. So एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने करा हुआ, ये हमारी बैटरी है, यहाँ से हम करंट फ्लो कराएंगे, ये हमारा एमीटर है, तो कितनी करंट जाएगी वो हम मेज़र कर लेंगे, एंड इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेज़र करना है, तो हमने वोल्ट मीटर यूज़ कर लिया है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आप सीखेंगे। सो ये हमारा वोल्ट मीटर है, एंड फाइनली ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को हम अपने आप चेंज करा सकते हैं। सो नाउ एक हम टेबल बना लेंगे, यहाँ से जो हमारा देख सकते हैं टेबल में वोल्ट मीटर रीडिंग, ए मीटर रीडिंग एंड आर की वैल्यू। सो वोल्ट मीटर रीडिंग हमारी कितनी है, 0.6, एंड जो करंट रीडिंग है वो कितनी है, 0.3। सो अगर जो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आई। सो V कितना है हमारा, 0.6, वोल्टेज हमारा 0.6 आया, ये 0.3 आया, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो पहले का हमारा रेजिस्टेंस 2 आया, फिर सब निकालेंगे तो 2.1 सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज एंड जो करंट का रेशो है वो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ द ओम लॉ। आई विल टेल गिव यू इन द रिटन। ओम्स लॉ का जो थर्ड स्टेटमेंट होता है वो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू अ क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा ओम्स लॉ का, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वेरीफाई द ओम्स लॉ। ये प्रैक्टिकल में भी आपको करना है, एंड ओम्स लॉ को जब आप ओम्स लॉ मतलब जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं उनका जो ग्राफ होता है ये लीनियर होता है। करंट एंड वोल्टेज में कैसा ग्राफ होता है, एक लीनियर ग्राफ होता है, एज यू हैव सीन इन द वेलोसिटी। ओमिक सर्किट्स हमारे क्या होते हैं, so, सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, दीज सर्किट्स फॉलो द ओम्स लॉ। जितने भी सर्किट ओम्स लॉ फॉलो करेंगे वो हमारे ओमिक सर्किट कहलाएंगे। नॉन ओमिक में देख सकते हैं जो हमारा ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, करंट एंड वोल्टेज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये हमारे सारे क्या आ जाएंगे, नॉन ओमिक सर्किट्स आ जाएंगे। फाइनली कम टू द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर हमारे वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर जो आप कूल करो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के तक, अगर जो कूल करो तो वो कैसे बिहेव करने लगते हैं, उनका रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, ज़ीरो। so these materials are known as superconductors, and this property is known as superconductivity. Again, if you cool a material below a certain temperature, its resistance decreases to zero. This quality is known as superconductivity, and जो मटेरियल से प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। जैसा कि ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया, ये हमारा रेजिस्टेंस एक्सिस है, दिस इज़ रेजिस्टेंस एक्सिस एंड दिस इज़ योर टेम्परेचर। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, फाइनली देखिए यहाँ से अचानक उसका रेजिस्टेंस क्या बन गया है आके, ज़ीरो। सो दीज आर द सुपर कंडक्टर्स, एंड सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो भी हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले एल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हमारा। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना ज़्यादा चौड़ा हमारा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कम होगा। तभी हमारे केबल वायर्स जो होते हैं काफ़ी मोटे रखे जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है जिससे उनका रेजिस्टेंस कम होता है। नाउ थर्ड थिंग इज़
रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टिविटी। सो उन तीनों को जब मिलाएंगे तो एक फॉर्मूला हमारा जनरेट होगा, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ फाइनली रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द टेम्परेचर। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं और कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल हमारा कॉपर, कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आप इंक्रीज होगा। नाउ जब हम सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर्स की बात करते हैं, सो जब टेम्परेचर इनका आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो, होपिंग दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस इन द न्यू वीडियो। अगेन एक चीज़ हमारा है रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमें। सो रेजिस्टिविटी क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ से इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, अगर जो मैं रो की वैल्यू 1 कर दूँ, एल की वैल्यू 1 कर दूँ, सॉरी रो की वैल्यू 1 नहीं, एल की वैल्यू 1 कर दूँ और ए की वैल्यू 1 कर दूँ, सो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर के। सो इसका मतलब अगर जो एक वायर है जिसका लेंथ हमारा 1 मीटर है एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, सो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी का। फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, एल की वैल्यू मैंने 1 मीटर कर दिया, ए की वैल्यू मैंने 1 मीटर कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आप एक ऐसा वायर लें जिसका लेंथ 1 मीटर है एंड उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल। तो जो ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, सो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही उस वायर की रेजिस्टिविटी कहलाती है। सो विद दिस आई क्लोज दिस, अगेन आई थैंक यू अगेन, and next remaining part of this chapter will be discussed in the next video. Thank you very much.